गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हाउ आर यू ऑल? होपफुली आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ और आज का अपना टॉपिक वापस अनुप्रयोग ही है गाउस प्रमेय का। और जैसा आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो गाउस का अनुप्रयोग है आज किस चीज के लिए हम ले रहे हैं, आज हमारे पास है एक आवेशित अचालक परत। तो हमारे पास एक अचालक परत है, उस अचालक परत पर हम लोग निकालने वाले हैं थोड़ी दूर पर एक विद्युत क्षेत्र विद द हेल्प ऑफ गाउस थ्योरम। फाइन। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका अचालक यानी कि जो आपका नॉन कंडक्टिंग होता है उसके बारे में थोड़ी सी चीज बता दूं। अगर सपोज स्टूडेंट्स ये मेरे पास एक शीट है और यह मेरे पास नॉन कंडक्टिंग यानी कि अचालक है और ये मेरे पास में कोई भी आवेशित पेन है, जैसे कोई रॉड है और मैं इसको यहाँ पे टच कराती हूँ, ये मेरे पास एक अचालक परत है, ये मेरे पास एक चालक छड़ है और इसको अगर मैं अचालक परत पर टच कराती हूँ, स्पर्श कराती हूँ, तो इससे आवेश निकलकर सिर्फ और सिर्फ जिस बिंदु पर इसको स्पर्श कराया है वहीं तक आपका वह परत आवेशित होती है। जबकि यदि एक ये मेरे पास चालक परत होती और मैं इस छड़ को जो कि मेरे पास आवेशित है स्पर्श कराती, तो चालक परत पर यह इस पूरे परत पे ऊपरी सतह पर समान रूप से फैल जाती। यह इन दोनों में फर्क है, अचालक और चालक। अचालक में तो वह आवेशित सिर्फ कुछ ही भाग में होगी, उसी हिस्से में होगी जहां पर आपने किसी भी आवेशित छड़ को स्पर्श कराया है। जबकि यदि यह चालक होता तो इसमें से आवेश निकलकर पूरी परत पर समान रूप से वह आवेश फैल जाता यदि वह चालक होता। एक बात और ध्यान रखें बच्चों, यदि आपके पास चालक परत है, सपोज करो आपके पास एक गेंद है, ठीक है, आपके पास एक फुटबॉल है और उस फुटबॉल को आपने एक चालक छड़ से स्पर्श कराया, सपोज ये प्लस है, तो पूरी गेंद कैसी हो जाएगी? प्लस, ठीक है। और गेंद के अंदर यानी चालक के अंदर कोई भी आवेश नहीं रहेगा। एम आई क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? तो ध्यान रखिएगा, अचालक परत पर अगर आप स्पर्श कराते हो चालक छड़ से तो इसके आवेश सिर्फ थोड़ी सी जगह पर ही जा पाते हैं, यानी कि वो थोड़ा सा भाग ही आपका आवेशित हो पाता है। तो ये एक डिफरेंस था जो हमने शुरू किया है, जो कि आपको आगे के टॉपिक समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट टॉपिक। जो अपना मूल टॉपिक है, हमको एक अचालक परत लेनी है। वी हैव टू टेक अ नॉन कंडक्टिंग शीट। सो ये है अपनी एक नॉन कंडक्टिंग है, और नॉन कंडक्टिंग तो है पर आपने उसे कैसा कर रखा है? यूनिफॉर्मली चार्ज, यानी एक मेरे पास अचालक परत है पर वो समान रूप से आवेशित है। तो हम मान लेते हैं कि यह परत मेरी अचालक परत समान रूप से आवेशित है। बच्चों ये परत है, एक समतल है, तो इसमें जो आवेश वितरण होगा, हमने पिछले अपने वीडियोस में देखा था, जो इसका आवेश वितरण होगा वो कैसा होना चाहिए? सोचो, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, ये एक परत यानी समतल है, तो यहाँ पर आवेश वितरण होगा आपका द्विविमीय। तो वहां पे आप सूत्र क्या लगाते हो बच्चों? सिग्मा। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाता है? आपका समेशन क्यू, यानी कि कुल आवेश बट्टा क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कुल आवेश आपका लगता है यहाँ पे सिग्मा। तो यहां से आप सिग्मा क्यू का मान क्या निकालोगे? सिग्मा इंटू क्षेत्रफल। माना कि इस परत के क्षेत्रफल को आप एस द्वारा दर्शा रहे हो, तो सिग्मा क्यू क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल यहां जाके गुणा होगा और हमने इस परत का क्षेत्रफल क्या माना? एस, तो सिग्मा क्यू हो जाएगा आपका
सिग्मा इंटू एस, ये सिग्मा का मतलब है योग, है ना, इसका मतलब है कुल योग, और ये मेरे पास क्या है, आवेश घनत्व है। ठीक है, तो इन सिग्मा सिग्मा में कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। तो यहाँ पे हमने ये एक चीज निकाल ली। देखो, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में एक टॉपिक कराया था, वो भी हमारा गाउस से ही संबंधित था। वहां मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था गाउस पृष्ठ कैसे लेते हैं। तो इसको भी हल करने के लिए अपन गाउस पृष्ठ लेंगे। यहाँ पर जो हमारा गाउस पृष्ठ लिया जाएगा वह एक बेलनाकार आकृति होगी, और ऐसी होगी जो इस शीट के आर पार निकल रही होगी। ठीक है, तो सोचो ये पेपर है मेरे पास में, और इसमें से मैं आर पार पेन निकाल दूं, तो ये मेरे पास अचालक परत है, और पेन की आकृति मेरे पास बेलनाकार है, आर पार पेन निकाल दो, तो ये कुछ मैंने इस प्रकार की आकृति आपकी बनाई है। यह लिया है मैंने गाउसी पृष्ठ। फिर यदि हम लोगों को क्या करना होता है, इस गाउसीय पृष्ठ को आपको देखना होता है क्या ये अन्य किसी छोटे भागों में टूट सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल पिछले वीडियो की तरह इसको 3 भागों में हम तोड़ेंगे। एक ये ऊपरी सिरा, नीचे वाला सिरा, और एक इसका वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके पश्चात हम क्या कर देते हैं, ये मेरा है एक, ये है मेरे पास दूसरा क्षेत्रफल, और ये है मेरे पास तीसरा वक्रीय पृष्ठ, यानी कि ये सर्कल वाला। ठीक है, ओके। तो इस क्षेत्रफल पे ई की दिशा देखो, ये प्लस है, प्लस के लिए ई की दिशा हमेशा बाहर की ओर होती है। तो यहाँ पे मैं दिशा बता रही हूँ, ई की दिशा क्या होगी इस पृष्ठ के लिए, बाहर की ओर। ठीक है, तो इस वृत्ताकार, ये जो मेरे पास सर्कुलर है ना, लेटरल कर्व्ड वाला जो है, यहाँ पे भी ई की दिशा क्या होगी, सेम ही होगी, बाहर की ओर। इस वाले के लिए ई की दिशा क्या होगी, वही होगी, बाहर की ओर। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसी है, बाहर की ओर कैसी, ऐसी। देखो पेन की नोक है वो बाहर की ओर, यहाँ पर ई की दिशा क्या है, ऐसे बाहर की ओर। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर अगर मैंने कोई बिंदु लिया तो भी ये बाहर की ओर। क्लियर। अब हम निकालते हैं इन प्रत्येक क्षेत्रफल पर क्षेत्रफल की दिशा। ठीक है, तो इस क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, हमने पहले वीडियोस में देखा है, क्षेत्रफल की दिशा हमेशा क्या होती है, लंबवत बाहर की ओर। तो अगर ये मेरे पास पृष्ठीय S1 में इसे मान रही हूं, तो लंबवत बाहर की ओर का मतलब है ये होगी S1 की दिशा, यानी E और S1 सेम दिशा में है। तो इनके मध्य कोण कितना हुआ बच्चों, अगर मैं S1 से बांध लूं तो 0 डिग्री। ठीक है, और ये जो है आपके पास वक्रीय पृष्ठ, वक्रीय पृष्ठ में आपके पास S की दिशा क्या होगी, लंबवत बाहर की ओर। तो अगर सोचो कि ये मेरे पास वक्रीय है, तो इस पे मेरे पास क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, लंबवत बाहर। लंबवत बाहर कैसे होगा, ऐसे। ठीक है ना, लंबवत बाहर निकलता हुआ इस तरफ। इधर का देखना चाहूं तो लंबवत बाहर क्या होगी, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वक्रीय पृष्ठ दिखा, तो इसका क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, लंबवत बाहर की ओर। तो S2 की दिशा ये हुई, E की दिशा ये है। इन दोनों के मध्य का कोण देखो बच्चों ध्यान पूर्वक, तो इनके मध्य का कोण आ रहा है 90 डिग्री, जिसे हम θ2 मान लेते हैं। अब आप स्वयं देखिए, कोशिश करिए कि S3 की दिशा क्या होगी और इनके मध्य का कोण क्या होगा। 1 मिनट के लिए वीडियो को आप सब प्लीज पॉज करिए और कोशिश करिए कि आप इसके मध्य का कोण ले पाते हैं या नहीं। ठीक है, सोच लिया होगा। तो देखो हम लोग देखते हैं, ये मेरे पास क्षेत्रफल है लंबवत बाहर की ओर, यानी कि इसकी दिशा भी क्या होगी, लंबवत बाहर की ओर, इस तरफ, है ना। तो ये हो जाएगी S3 की दिशा इस तरफ। E की दिशा क्या थी, ऐसे ही थी। तो दोनों के मध्य का कोण कितना हुआ बच्चों, 0 डिग्री, सेम हुआ ना। E की लंबवत बाहर और ये S3 था, है ना। क्षेत्रफल की दिशा क्या होती है, लंबवत बाहर की ओर, तो ये ऐसे। क्लियर है। हमेशा ध्यान रखो, E की दिशा किसी भी बंद पृष्ठ के लिए यदि धनात्मक है, कैसा है वो, यदि वो धनात्मक आवेशित है तो बाहर की ओर होगी, और ऋणात्मक आवेशित है तो अंदर की ओर होगी। पहली बात। दूसरी बात, किसी भी क्षेत्रफल की दिशा जब आप बच्चों निकालते हो
तो वो हमेशा उस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। क्लियर? हमने पिछले वीडियोस में इसको बहुत ही अच्छे से एलॉबरेटली इसको हमने समझा है। तो हम आगे, हमारा गाउस का प्रमेय क्या था वो लिखते हैं E डॉट ds। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है, ये हमने बंद पृष्ठ पर समाकलन है, इसलिए समाकलन चिन्ह पे हमने गोला लगाया है। फाइन। अब हमने, ये मेरे पास कौन सा पृष्ठ है? ये गाउस पृष्ठ, ये बेलनाकार वाला। हमने इसे कितने भागों में तोड़ा? 3, S1, S2 वक्रीय और S3 ये वाला। ठीक है, तो मैं इसको किस में तोड़ूंगी? 3 में ही तोड़ूंगी। एक S1 E डॉट ds1, एक S2 वक्रीय के लिए लिख रही हूं बच्चों में, और तीसरा है S3। जब भी आप लोग डॉट लगाते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि यह एरो अवश्य लगाए। क्लियर? ठीक है। अब मैंने यहाँ गोल नहीं लगाया क्योंकि ये अब मेरे पास बंद पृष्ठ नहीं रहा। S1 क्या है? सिर्फ आधार। S2 क्या है? मेरा वक्रीय। S3 क्या है मेरे पास में? यहाँ पे टॉप का, जो भी मेरे पास बेलना का आकृति है उसका ऊपर, सबसे ऊपर वाला। ठीक है, इसलिए यहाँ पर गोला नहीं है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? डॉट को हटाएंगे। डॉट प्रोडक्ट है ना ये, इसको हटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे इसकी जगह? cos E ds1। ये S1 है, यहाँ पे हमने देखो S1 था तो कोण θ1 से दर्शाया है, इसलिए यहाँ पे θ1। उसके बाद में दूसरे वाले का डॉट हटेगा तो दूसरे वाले पृष्ठ के लिए हमने कोण θ2 से दर्शाया बच्चों, तो यहाँ पे θ2 आएगा। और तीसरे वाले के लिए बच्चों जब अपन डॉट हटाएंगे तो देखिए चित्र में क्या है? हाँ, θ3 वो आएगा। अब आपको क्या करना है? θ1 का मान 0 डिग्री लिखना है, θ2 का मान 90 डिग्री लिखना है, θ3 का मान 0 डिग्री लिखना है। तो चलो लिखते हैं हम लोग। तो 5 मुझे क्या मिलता है? E ds1, θ1 का मान देखो 0 डिग्री, θ2 का मान 90 डिग्री, और θ3 का मान हमारे पास क्या है? इट इज 0 डिग्री। अब आपको पता होगा cos 0 का मान 1 होता है। वी नो cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 एंड cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। अब यह मान रख देना, cos 0 की जगह 1, cos 0 की जगह 1, और इसकी जगह हम क्या रख देंगे? 0, और इसको हम लोग हल कर लेंगे। हल कर लेते हैं, देखिए आगे क्या मिलता है हम लोगों को। तो फाई बराबर मिलता है, मैंने मान रख लिया है। अब cos 0 डिग्री था पहले तो वो 1 है, फिर बीच में S2 वाले में 90 डिग्री था, वो हिस्सा हमारे पास क्या हो गया? 0। फिर तीसरा है हमारे पास में, यहाँ पे देखो 1 लिखना था मुझे, और तीसरा है हमारे पास में वापस cos 0 डिग्री, तो वो हमारे पास क्या हो गया? वापस 1। ये आ गया। ई हमने अपने टॉपिक में लिख रखा है कि ये समरूप है ना। समरूप का मतलब है वो बदल नहीं रहा, तो उसे ले लेते हैं समाकलन चिन्ह के बाहर। इसी तरह 0 हट गया है हमारे पास, क्योंकि 0 को किसी में भी जोड़ोगे वही आएगा। ई को बाहर क्यों लिया? क्योंकि हमें टॉपिक में दे रखा है कि यह एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, यानी कि समरूप है, यानी ई का मान बदल नहीं रहा, इसलिए वो समाकलन के बाहर आ गया। बच गया मेरे पास समाकलन ds1 और समाकलन ds3। आप अगर चित्र में ध्यान पूर्वक देखें तो ये बेलनाकार आकृति है। बेलनाकार कोई भी आकृति को आप देखो बच्चों, उसका सबसे ऊपर का घेरा और सबसे नीचे का घेरे का क्षेत्रफल हमेशा होता है सेम, और हम मान लेते हैं ये घेरा जो है, ये ऊपर का घेरा और नीचे के घेरे का क्षेत्रफल हम मान लेते हैं s, क्योंकि दोनों बराबर होंगे। कोई भी सिलेंडर है उसके ऊपर की भी त्रिज्या और नीचे की भी त्रिज्या सेम आने वाली है, तो ऊपर का भी क्षेत्रफल और नीचे का क्षेत्रफल सेम आता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर सपोज कि ये हमने ले लिया s। ठीक है, तो यहाँ पे s पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा es प्लस es, यानी कि क्या मिला? 2es। तो एक तो फाई का मान हमको मिल गया 2es, और हमने एक और फाई की परिभाषा पढ़ी है कि फाई का सूत्र होता है एक और सिग्मा क्यू बटा इप्सिलन नॉट। ये गाउस के प्रमेय से आया था, है ना, कि किसी भी बंद पृष्ठ के लिए
आपका विद्युत फ्लक्स का मान कुल आवेश का 1/ε0 होता है। तो यहाँ से हमने इस सूत्र को लिखा, सिग्मा क्यू का मान हमने शुरुआत में निकाल लिया था और वो था मेरे पास सिग्मा एस। तो सिग्मा क्यू का मान हमने जो स्टार्टिंग में बनाया लिखा था उससे ये पुट कर देंगे तो हमको मिलेगा सिग्मा S/ε0। समीकरण 2, पहला समीकरण भी फाई के लिए, दूसरा भी फाई के लिए। तो हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग तुलना कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे। तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज 2ES, क्योंकि ये भी फाई है ये भी फाई है तो दोनों को बराबर पुट कर लेते हैं बच्चों। मिल गया, S और S दोनों तरफ कट गया। मुझे किसका मान निकालना है, E का, विद्युत क्षेत्र का। तो आई एम इंटरेस्टेड इन द वैल्यू ऑफ E। तो व्हाट योर E विल बी, E बराबर आएगा 2 यहाँ गुणा है तो यहाँ लग जाएगा भाग, तो हमको मिलेगा सिग्मा बटा 2ε0। That's it, we have done with our topic। अब देखो बच्चों, इसमें हमेशा आप ध्यान रखो, गाउस के जितने भी अनुप्रयोग हैं उनकी आप ग्राफ हमेशा बनाया करो, बोर्ड में बहुत बार पूछी जाती है। E और R के मध्य ग्राफ बनाओ। अब आप यहाँ पे कैसे बनाओगे, E की वैल्यू देखो, यहाँ पे तो कहीं मुझे R मिला ही नहीं। यहाँ R ना मिलना यह दर्शाता है कि जो विद्युत क्षेत्र है वह इंडिपेंडेंट है किसके, R के। E इज इंडिपेंडेंट, यानी उस पर निर्भर नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट ऑफ R। अगर ये R पर निर्भर नहीं कर रहा तो जो भी इसका मान है वो क्या रहेगा, स्थिर, कांस्टेंट। तो E और R के मध्य हमारे पास ग्राफ इस प्रकार का प्राप्त होगा। होपफुली आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी यदि कोई आपको समस्या है, कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।